सोचिए तेहरान पर जंग का साया है। आसमान में ड्रोन्स और मिसाइल्स की आवाज़ है। दुश्मन ये समझ रहे हैं कि ईरान का निज़ाम अब टूटने वाला है और फिर ईरान का सबसे पावरफुल आदमी शहीद हो जाता है। अक्सर ऐसे लम्हों में मुल्क अंदर से हिल जाता है, पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, इंस्टीट्यूशंस जैम हो जाते हैं और दुश्मन इंतज़ार करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो। मगर ईरान में कुछ और हुआ। बमबारी के दरमियान, डायरेक्ट थ्रेट्स के दरमियान और दुनिया के प्रेशर्स के दरमियान ईरान ने एक नया नाम अनाउंस कर दिया, मुज्तबा खामनाई। वो बेटा जो सालों तक पर्दे के पीछे रहा, वो शख्स जिसकी तस्वीरें कम देखी गई, जिसकी आवाज़ कम सुनी गई, मगर जिसके बारे में हमेशा कहा गया कि उसका असर बहुत गहरा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मुज्तबा खामनाई कौन है, असल सवाल ये है, क्या ईरान में अब सिर्फ लीडर बदला है या पूरा निज़ाम एक नए दौर में दाखिल हो गया है। ईरान की मजलिस खबरगाने रहबरी यानी असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स वो इदारा है जो मुल्क के सुप्रीम लीडर का इंतखाब करता है। इसी इदारे ने आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर चुना। यह अनाउंसमेंट ईरानियन स्टेट टीवी पर पढ़ी गई, मगर अनाउंसमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका कॉन्टेक्स्ट है। ऑफिशियल बयान के मुताबिक मुल्क शदीद जंग के हालात से गुजर रहा है। इस इदारे को दुश्मनों की सीधी धमकियां मिल रही थी और इतना ही नहीं, असम्बली के सेक्रेटेरिएट के दफ्तर पर बमबारी भी हुई, जिसमें स्टाफ और सिक्योरिटी टीम के कुछ अफराद मर गए। लेकिन फिर भी ईरान ने यह दिखाया कि निज़ाम रुका नहीं। उनके बयान का सेंट्रल मैसेज ये था, इस्लामिक स्टेट की क़यादत के इंतखाब में एक लम्हे की भी देर नहीं हुई। यानी तेहरान ने दुनिया को पहला सिग्नल इसी दिन दे दिया कि हमला हुआ है, लीडर भी मरा है और प्रेशर भी है, लेकिन सिस्टम जिंदा है। मगर तेहरान के इस फैसले ने सबसे ज़्यादा गुस्सा वाशिंगटन में पैदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अगर अली खामनाई के बाद उनका बेटा मुज्तबा सुप्रीम लीडर बनता है तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा। उन्होंने इंटरव्यूज़ में ये तक कहा कि ईरान के नए लीडर के इंतखाब में अमेरिका का भी रोल होना चाहिए। यानी बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि अमेरिका मुज्तबा को पसंद नहीं करता, बात ये थी कि वाशिंगटन ये भी चाहता था कि तेहरान के अंदर जो पावर ट्रांसफ़र हो उस पर उसका असर हो। मगर ईरान ने जो फैसला किया वो सिर्फ लीडरशिप का फैसला नहीं था, वो एक पॉलिटिकल रिप्लाई भी था। ट्रंप ने कहा अनएक्सेप्टेबल, तेहरान ने जवाब दिया फिर भी यही होगा। इसलिए मुज्तबा खामनाई की तकर्री सिर्फ इंटरनल सक्सेशन नहीं, बल्कि अमेरिका को दिया गया एक सिंबॉलिक जवाब भी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा किया कि उसने बमबारी और प्रेशर के बावजूद लीडरशिप ट्रांजिशन कंप्लीट की। सीनियर ईरानियन ऑफिसर अली लारिजानी ने कहा कि तेहरान के दुश्मन समझ रहे थे कि अली खामनाई की वफात के बाद मुल्क एक डेडलॉक में फंस जाएगा। उन्हें लगता था कि निज़ाम रुक जाएगा, डिसीजन मेकिंग कोलैप्स हो जाएगी और ईरान एक बंद गली में चला जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जल्दी से नया रहबर अनाउंस कर दिया। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, ये एक केयरफुली स्ट्रेस्ड मैसेज था। आपने हमारे लीडर को मारा, हमने सिस्टम को टूटने नहीं दिया। अब यहाँ से स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मुज्तबा खामनाई अपने वालिद के बरक्स कभी ओपनली पॉलिटिकल फिगर नहीं रहे। उन्होंने कभी कोई बड़ा ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं किया, ना ही पब्लिक स्पीचेस का सिलसिला रहा, ना रेगुलर इंटरव्यूज, ना मीडिया विजिबिलिटी। आम ईरानियन अवाम के लिए भी वो हमेशा एक लो प्रोफाइल और मिस्टीरियस शख्स रहे। लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में उनके बारे में एक बात बहुत पुरानी है, आयतुल्लाह अली खामनाई तक पहुंचना हो तो मुज्तबा से गुजरना पड़ता है। यानी पब्लिक स्पॉटलाइट उन पर नहीं थी, मगर पावर कॉरिडोर्स में उनका नाम बहुत पहले से घूम रहा था। अमेरिकन डिप्लोमेटिक केबल्स जो बाद में विकीलीक्स के जरिए सामने आई थी, उनमें मुज्तबा को पावर बिहाइंड द क्लोक के तौर पे डिस्क्राइब किया गया। इस जुमले का मतलब बहुत गहरा है। यानी वो शख्स जो फ्रंट पर नज़र नहीं आता लेकिन डिसीजंस के करीब होता है। वो बेटा जो सालों तक अपने बाप के साए में काम करता रहा, अब खुद उस मुकाम पर आ गया है जहां पर उसका बाप था। ईरान को समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ सिर्फ रिलीजियस अथॉरिटी का रोल नहीं होता, मिलिट्री पावर स्ट्रक्चर भी उतना ही अहम होता है। और इस स्ट्रक्चर के सेंटर में है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC।
मुश्तबा खामनाई का IRGC से करीबी रिश्ता बहुत पुराना बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हाई स्कूल के बाद ही इस फोर्स से जुड़ गए थे। बाद में उन्होंने सीनियर उलमा से भी दीनी तालीम हासिल की। उनकी तकर्री के बाद IRGC ने जो बयान दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मुश्तबा खामनाई के लिए एहतराम, अकीदत और इताअत का ऐलान किया गया, और ये सिर्फ रूटीन मुबारकबाद नहीं थी। इसका मतलब ये था कि ईरान की सबसे पावरफुल फोर्स नए लीडर के साथ खड़ी है। बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक आज के ईरान में असल इंस्टीट्यूशन पावर का सेंटर IRGC है। स्टेट अथॉरिटी के तकरीबन तमाम अहम जरिए इसी नेटवर्क के अंडर समझे जाते हैं। इसलिए मुश्तबा की तकर्री का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है, क्या वो सुप्रीम लीडर इसलिए बने क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मशहूर थे, या इसलिए क्योंकि वो सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थे? क्या ईरान अब मारूसी सिस्टम बन रहा है? ये सवाल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। 1979 की ईरानी रेवोल्यूशन ने जो निज़ाम बनाया था उसका एक मोरल क्लेम ये भी था कि उसने शाह की हेरिडिटरी मोनार्की को ख़त्म कर दिया, यानी बाप के बाद बेटे वाला निज़ाम ख़त्म। इसलिए 2 साल पहले अली खामनाई ने खुद इस तस्वुर को रिजेक्ट किया था कि मुश्तबा उनके जानशीन बन सकते हैं, और रीज़न भी यही दिया गया था कि ईरान एक मारूसी सिस्टम नहीं बनना चाहता। लेकिन आज जो हुआ है उसने इसी सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया है। क्या इस्लामिक रिपब्लिक ने मोनार्की को गिराकर आखिर में खुद एक फैमिली बेस्ड पावर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है? ये सवाल अंदरूनी ईरान भी उठ सकता है और बाहर दुनिया में भी। मगर तेहरान के लिए शायद इस वक्त आइडियोलॉजिकल प्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिस्टम का सर्वाइवल है, और शायद इसीलिए मुश्तबा को चूज किया गया है। मुश्तबा खामनाई 8 सितंबर 1969 को नॉर्थ ईस्ट ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। वो अली खामनाई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने तेहरान के रिलीजियस अलावी स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। ईरानियन मीडिया के मुताबिक सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ईरान इराक वॉर के दौरान कई मरतबा शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस भी दी। ये डिटेल छोटी लग सकती हैं मगर असल में बहुत अहम है, क्योंकि ईरान इराक वॉर ने पूरी ईरानियन रूलिंग एलीट की सोच बनाई। उस जंग ने उनके दिमाग में ये बात और गहरी कर दी कि वेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त बहुत से वेस्टर्न सर्कल्स इराक के करीब थे। अगर मुश्तबा ने अपनी पॉलिटिकल सोच इसी एटमॉस्फेयर में फॉर्म की तो फिर उनका वेस्ट के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखना कोई अजीब बात नहीं। 1999 में मुश्तबा खामनाई कुम गए ताकि अपनी दीनी तालीम जारी रख सके। कुम ईरान का एक बहुत अहम रिलीजियस सेंटर है और शिया थियोलॉजी का सेंट्रल हब माना जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा ने उस वक्त तक रिलीजियस क्लैरिकल ड्रेस भी नहीं पहनी थी, और ये भी क्लियर नहीं कि उन्होंने 30 साल की उम्र में मदरसा सिस्टम में फॉर्मली क्यों दाखिला लिया। इस सवाल ने कई ऑब्जर्वर्स को सोचने पर मजबूर किया, क्या ये सिर्फ दीनी तालीम थी या फिर फ्यूचर लेजिटिमेसी बिल्ड करने का प्रोसेस। आज भी उन्हें बहुत से लोग मिड लेवल क्लैरिक के तौर पर देखते हैं, यानी वो ट्रेडिशनल हाई रैंकिंग मर्जा या बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर के तौर पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे, और इसीलिए अगला स्टेप बहुत अहम हो जाता है। रिसेंट डेज में ईरान के पावर सेंटर्स के करीब मीडिया आउटलेट्स और कुछ ऑफिशियल्स मुश्तबा खामनाई को आयतुल्ला कहना शुरू कर चुके हैं। ये सिर्फ टाइटल चेंज नहीं, यह लेजिटिमेसी बिल्ड करने का हिस्सा लगता है। ईरान के रिलीजियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आयतुल्ला का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। एक तरह से ये सिर्फ इल्म का दर्जा नहीं बल्कि लीडरशिप के लिए सिंबॉलिक क्वालिफिकेशन भी है, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। 1989 में जब अली खामनाई खुद सुप्रीम लीडर बने तो उस वक्त भी उनकी रिलीजियस रैंक और क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठाए गए थे। बाद में सिस्टम ने उनको एडजस्ट कर लिया। यानी ईरान का निज़ाम जब चाहता है तो लॉ और हिरार्की को सियासी ज़रूरत के मुताबिक शेप दे देता है। इसीलिए अगर मुश्तबा के लिए टाइटल एलिवेट किया गया तो ये समझना मुश्किल नहीं कि सिस्टम उन्हें फॉर्मल तौर पर फिट बना रहा था। ईरान में सुप्रीम लीडर का ऑफिस 1979 के इनकलाब के बाद क्रिएट हुआ। इस ऑफिस के इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर सिर्फ सिंबॉलिक रिलीजियस फिगर नहीं होता, वो मिलिट्री, जुडिशरी, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग, की अपॉइंटमेंट्स और मुल्क की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पर गहरा असर रखता है। इस लीडर को इलेक्ट करती है 88 उलमा पर मुश्तमिल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ईरान के लोग इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं।
لیکن کہانی یہاں سمپل نہیں لگتی، کیونکہ اسمبلی کے کینڈیڈیٹس کو پہلے گارڈین کاؤنسل کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، اور گارڈین کاؤنسل پر بھی سپریم لیڈر کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ یعنی سسٹم ظاہراً الیکٹورل ہے مگر اصل میں ٹائٹلی فلٹرڈ ہوتا ہے۔ ٹیکنیکلی کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم لیڈر ایک آیت اللہ ہونا چاہیے، لیکن جب علی خامنہئی کا انتخاب ہوا تو ان کے کیس میں لاء کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ اس لیے بہت سے آبزرورز کہتے ہیں کہ اگر سیاسی ضرورت ہو تو رولز پھر سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات مشتبہ کے کیس میں بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ مشتبہ خامنہئی کا نام سب سے پہلی دفعہ سیریس پبلک کنٹروورسی میں 2005 کے پریزیڈنشل الیکشنز کے دوران سامنے آیا۔ یہ وہ الیکشن تھا جہاں احمدی نژاد پریزیڈنٹ بنے۔ ریفارمسٹ کینڈیڈیٹ مہدی قرابی نے ایک اوپن لیٹر میں مشتبہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے IRGC اور بسیج کے کچھ ایلیمنٹس کے ذریعے الیکشن پروسیس میں انٹرونشن کی۔ الزام یہ تھا کہ احمدی نژاد کی جیت کے لیے ریلیجیس سرکلز میں پیسہ تقسیم کیا گیا اور اسٹیٹ لنک نیٹ ورکس کو یوز کیا گیا۔ یہ الفاظ فارملی پروو نہیں ہوئے مگر ایک چیز کلیئر ہو گئی، مشتبہ صرف شیڈو فگر نہیں رہے، ان کا نام پالیٹکس کے سینٹر میں آ گیا۔ 4 سال بعد 2009 میں جب احمدی نژاد دوبارہ الیکٹ ہوئے تو ایران میں میسو پروٹیسٹ پھوٹ نکلے۔ اسی کو بعد میں گرین موومنٹ کہا گیا۔ یہ پروٹیسٹ صرف الیکشن ریزلٹس کے خلاف نہیں تھے، یہ سسٹم کی لیجیٹیمیسی کے خلاف بھی آواز بن گئے۔ اس وقت کے ڈیپٹی انٹیریئر منسٹر مصطفیٰ نے ان الیکشنز کو الیکٹورل کو کہا، بعد میں انہیں جیل ہوئی اور انہوں نے اس پورے پروسیس کو مشتبہ خامنہئی کی ڈائریکٹ خواہش قرار دیا۔ 2 ریفارمسٹ لیڈرز میر حسین اور مہدی قرابی ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیے گئے۔ ایرانین سورسز کے مطابق 2012 میں مشتبہ نے میر حسین سے ملاقات بھی کی اور ان سے پروٹیسٹ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ یہ تمام رپورٹس مشتبہ کے امیج کو اور گہرا بناتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جو فرنٹ رو میں نظر نہیں آتا مگر کی پولیٹیکل موومنٹس میں کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک اور اینگل ہے جو ان کی فیوچر لیڈرشپ کو شیپ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مشتبہ نے اپنے والد، والدہ اور بیوی کو امریکن اور اسرائیلی اٹیکس میں کھویا ہے تو پھر ان کا ویسٹرن پریشر کے سامنے جھکنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچ سسٹم کے اندر مضبوط ہوئی تو مشتبہ کی لیڈرشپ زیادہ ہارڈ لائن ہو سکتی ہے، یعنی وہ اپنے والد کی پالیسیز کو کنٹینیو کرے یا شاید انہیں اور بھی سخت بنا دے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، ہارڈ لائن ہونا ایک بات، اسٹیٹ کو سسٹین کرنا دوسری بات۔ انہیں اسلامک ریپبلک کو بچانا بھی ہے، سسٹم کو سٹیبل بھی رکھنا ہے، عوام کو مطمئن بھی کرنا ہے اور اکانومی کو کلیپس سے بچانا بھی ہے۔ یہ کام سلوگن سے نہیں ہوگا، یہ گورننس مانگتا ہے، اور یہی مشتبہ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اسرائیل کی تھریٹ اور سروائیول کا سوال سچویشن کو اور خطرناک بناتا ہے۔ اسرائیل کی وہ وارننگ جس میں کہا گیا کہ علی خامنہئی کے کسی بھی سکسیسر کو ٹارگٹ کرنا ان کا کلیئر آبجیکٹو ہوگا، یعنی مشتبہ خامنہئی کے لیے سپریم لیڈر بننا صرف پاور حاصل کرنا نہیں ہے، یہ سروائیول کا سوال بھی ہے۔ ایک طرف امریکہ کا پریشر، دوسری طرف اسرائیل کی تھریٹ، اور تیسری طرف ایران کے اندر لیجیٹیمیسی کا مسئلہ، اور چوتھی طرف عوام کی تھکن، مہنگائی اور سیاسی بے چینی۔ ایسی پوزیشن میں بیٹھ کر رول کرنا صرف پریویلیج نہیں رہتا، ایسی پوزیشن میں بیٹھ کر رول کرنا صرف پریویلیج نہیں ہوتا، وہ ایک کانسٹنٹ پریشر میں جینا ہوتا ہے۔ تو آج ایران کے پاس نیا سپریم لیڈر تو ہے، نام نیا ہے، چہرہ کم مشہور ہے، مگر سسٹم پرانا ہی ہے، یا شاید پہلے سے بھی زیادہ گارڈڈ۔ مشتبہ خامنہئی کی تقرری نے دنیا کے سامنے بہت سے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا وہ صرف اپنے والد کا ایکسٹینشن ہوں گے؟ کیا IRGC کے ساتھ ان کا الائنس ایران کو اور ملٹرائزڈ بنا دے گا؟ کیا عوام ایک اور ہارڈ لائن دور کے لیے تیار ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا اسلامک ریپبلک اپنے سروائیول کے لیے اب آئیڈیالوجی سے زیادہ کنٹرول پر بھروسہ کر رہی ہے؟ کیونکہ اکثر تاریخ میں سب سے اہم تبدیلی وہ نہیں ہوتی جو پبلک سٹیج پر نظر آ جائے، اصل تبدیلی وہ ہوتی ہے جو سسٹم کے اندر خاموشی سے ہو جاتی ہے، اور ایران میں شاید وہ تبدیلی اب ہو چکی ہے۔